गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और हमारा करंट अफेयर्स जो है उसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर डेली करंट अफेयर लेक्चर। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट सैटेलाइट फोन। तो सैटेलाइट फोन के ऊपर कुछ करनी है बातें। रिसेंटली पहले तो ये जानेंगे कि कंटेक्स्ट में है क्या, क्यों मतलब ये वाली न्यूज हम आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। The security agencies have flagged the illegal use of undeclared satellite communication devices by vessels in Indian waters, citing the national security concerns. देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अभी रिसेंटली एक चीज वहां पे बताई है कि स्पेसिफिकली बहुत सी जगह पे फ्रॉम इंडियन ओशन बहुत सी जगह पे अनडिक्लेयर्ड इलीगल सैटेलाइट फोन्स का यूज किया जा रहा है। और बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुछ ऐसे हैं जिसको ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है और यही इंडिया की जो सिक्योरिटी की जो कंसर्न्स है उसे वहां पे बढ़ाती जा रही है। सो पहले अगर हम जाने कि एग्जैक्टली सैटेलाइट फोन होता क्या है। एक सैटेलाइट फोन एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस है जो डायरेक्ट ऑर्बिट करते किसी सैटेलाइट को वहां पे कनेक्ट करता है जहां पे उसे किसी भी टेरिस्ट्रियल मोबाइल टावर से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। So it enables the communication in remote or off-grid areas like oceans, deserts और disaster zones. बहुत से ऐसे रिमोट का मतलब बिछड़े हुए या फिर ऑफ ग्रिड का मतलब बहुत ही दूर दराज के जितने भी एरियाज है जहां पे मोबाइल के नेटवर्क जो हमारे ट्रेडिशनल टेरेस्ट्रियल मोबाइल टावर्स है उसकी रीच वहां तक नहीं होती है, उस जगह से अगर आपको कहीं पे कम्युनिकेशन करना है तो इज विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट फोन आप डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू द सैटेलाइट्स। तो वो फोन के सिग्नल्स डायरेक्ट वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होते हैं और वहीं से आपका फोन जो है वो आगे बढ़ जाता है। और जब भी वो टेरेस्ट्रियल मोबाइल टावर्स को वहां पे कनेक्ट नहीं करेगा तो इसीलिए उसे ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। द फोन सेंड सिग्नल्स टू अ सैटेलाइट इन द ऑर्बिट which relays them to ground stations or the other users. Communication occurs through either geostationary satellites या तो geostationary के थ्रू होगा या जो लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जितने भी सैटेलाइट्स वहां पे उनके थ्रू होता है। So it requires a clear line of sight to the sky for effective transmission। मतलब जहां से भी सैटेलाइट फोन एक्सेस हो रहा है वहां पे स्काई मतलब आकाश के बीच में कोई भी वहां पे अलग अलग कोई भी लेयर नहीं होना चाहिए, वो डायरेक्ट क्लियर टू स्काई होना चाहिए, तब जाके वो सैटेलाइट को अच्छे से कनेक्ट करता है। उसके मेन फीचर्स क्या है, एक तो रिमोट एरिया से आपको इसकी वहां पे कवरेज मिल जाती है, प्लस इमरजेंसी कम्युनिकेशन के अंदर ये थोड़ा सा रिलायबल है। इट इज वाइडली यूज फॉर डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी ऑपरेशंस। उसके मेन फंक्शनिंग्स में वहां पे क्या है, वॉइस कॉल हो सकता है, एसएमएस हो सकता है और लिमिटेड डेटा सर्विसेज वहां पे उसका एक्सेस आपको मिलता है। और रेजिलेंस इसलिए है बिकॉज इट फंक्शंस इवन ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर्स व्हेन द टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स फेल्स। अगर मान के चले कि हमारे जमीन के ऊपर जितने भी मोबाइल के टावर्स हैं, जो भी नेटवर्क्स के टावर्स हैं, अगर वो भी बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटीज अगर वो भी तबाह हो चुके हैं, फिर भी सैटेलाइट फोन तो चलता ही रहेगा बिकॉज इट यूजेस द डायरेक्ट ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स। और इसीलिए वहां से वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो इजीली वहां पे ले लेता है। और मेनी टाइम्स देयर आर हाइब्रिड डिवाइसेस। आज बहुत से ऐसे फोन्स आ चुके हैं जो नॉर्मल सेलफोन दैट इज सेल्यूलर वाले फोन्स भी होते हैं और वहीं पे वो सैटेलाइट कनेक्टिव वाला फीचर भी होता है। नो डाउट उसकी कुछ लिमिटेशंस है कि उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा होती है, डिवाइस भी महंगा होता है और जो पर मिनट कॉल चार्ज है वो भी महंगा होता है। प्लस डेटा स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं हो पाती, नो हाई स्पीड इंटरनेट। प्लस आपको क्लियर स्काई वाली एक रिक्वायरमेंट रहेगी दैट इज लाइन ऑफ साइट रिक्वायरमेंट। पुअर परफॉर्मेंस इंडोर्स और इन डेंस टेराइन इज नॉट पॉसिबल। मतलब वहां पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर रहेगा। एंड जियो सैटेलाइट्स कॉजेज नोटेबल कम्युनिकेशन लैग। तो वहां पे डिले बहुत हो जाता है सिग्नल्स के अंदर। और सिक्योरिटी कंसर्न इसलिए है क्योंकि इसको ट्रेस करना या फिर मॉनिटर करना वो बहुत ही ज्यादा टफ है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस सैटेलाइट फोन्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएनएस कृष्णा, जो अभी रिसेंटली हुआ है वहां पे इनोग्रेट। तो आईएनएस कृष्णा के ऊपर अगर हम बात करें, क्या है अभी न्यूज के अंदर।
तो देखिए अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने लॉन्च की है अपनी INS कृष्णा, जो कि पहली हमारी पास टोटल हमें 3 बनानी है, उसमें से पहला वाला है। इट इज द फर्स्ट ऑफ 3 इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप विच इज नोन एज CTS। तो हमारी जो टोटल 3 इंडिजिनियस कैडेट ट्रेनिंग शिप बनाने की जो हमारी गिनती है, उसमें से सबसे पहली वाली INS कृष्ण लॉन्च हो चुकी है। और वो कहां पे लॉन्च हुई है? एट L&T शिपयार्ड इन कत्तुपल्ली, चेन्नई। सो एग्जैक्टली अगर इसके बारे में जाने, उसके फीचर्स के बारे में जाने, व्हाट इज INS कृष्ण? इट्स अ न्यू क्लास ऑफ 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स indigenously designed and built by Larsen and Turbo, that is known as L&T. It is dedicated platform for transitioning officer cadets from theoretical shore training to practical sea operations. In short, ट्रेनिंग के लिए कुछ शिप्स यहाँ पे बन रही है, जहां पे प्रैक्टिकल सी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग वहां पे दी जाएगी। और इसी की वजह से अपने बोल सकते हैं कि नेवी की जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहां पे थोड़ा सा और बेटर होगा, by providing a dedicated environment for the cadets to gain hands on experience in the navigation, जो आपको रियल नेविगेशन का एक्सपीरियंस वहां पे प्रोवाइड करेगी। साथ साथ सीमैनशिप, शिप हैंडलिंग विदाउट डाइवर्टिंग फ्रंट लाइन वॉरशिप्स एक्सेट्रा फ्रॉम द एक्टिव ड्यूटीज आप यहाँ पे पा सकते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी कैडेट्स हैं उन्हें लाइव रियल वाली ट्रेनिंग देने के लिए कुछ वहां पे शिप बनाई गई है, और उसी में से एक शिप जो है वो भी रिसेंटली हुई है लॉन्च। बाय द वे, ये शिप्स हमारे पास और भी है, लेकिन बाकी सब इंपोर्टेड है या फिर वहां पे किसी और देश की हेल्प से हमने बनाई है। ये जो है ये कंप्लीटली इंडिजिनियस है। मेन फीचर्स क्या है? तो इट इज इक्विप्ड विद 3 स्टेट ऑफ आर्ट क्लासरूम्स कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग अप्रोक्सीमेटली 70 कैडेट्स ईच। हर एक क्लासरूम के अंदर लगभग 70 कैडेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी वहां पे इतनी कैपेसिटी है। ऐसे 3 क्लासरूम्स वहां पे है। Features a dedicated cadet training bridge, a chart house, and integrated simulators for watch keeping drills. उसके स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें, सो वहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4700 टन्स, लगभग 122 मीटर की उसकी लेंथ, टॉप स्पीड है उसकी 20 नॉट्स, एंड एन एंड्योरेंस ऑफ 60 days एट सी। Accommodation क्या है? तो इट कैन होस्ट 20 ऑफिसर्स, 150 सेलर्स एंड 200 कैडेट्स साइमल्टेनियसली। वहां पे वुमेन कैडेट्स के लिए भी यहाँ पे रहने लायक फैसिलिटीज जो है वो वहां पे प्रोवाइडेड है। इट इज आर्म्ड विद 76 mm नेवल गन with 2 AK-630M close-in weapon systems as well as 12.7 mm stabilized remote control guns. तो ओवरऑल देखा जाए तो एक तो आत्मनिर्भर भारत यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर हो सकता है, और नेवल डिप्लोमेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी और बढ़िया तरीके से अपने कर सकते हैं विथ इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विसेज नई बैचेस लॉन्च करने के लिए जा रहा है, और अपनी तीनों ब्रांचेस के ऊपर, दैट इज ऑन अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस होने वाली है स्टार्ट फॉर यूपीएससी एंड जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, दैट इज फ्रॉम द नेक्स्ट वीक मार्च 2026 नई बैचेस होने वाली है शुरू, और उसके लिए डेमोज जो है वो अभी शुरू हो चुके हैं। एज ऑफ नाउ यू विल गेट 3 फ्री डेमोज, और अगर आप बुकिंग करवाते हैं तो आपको मिलेगा अप टू 50% स्कॉलरशिप डिस्काउंट। और उसके लिए आपको बस करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, और उसी के साथ आपका नाम वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाए, या फिर इस दर्शाए हुए नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यू विल गेट ऑल द ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्सेज, साथ साथ आपको पूरा मटेरियल जो है वो भी यहीं से आपको दिया जाएगा। और ये जो बैचेस है वो इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम, आपको तीनों मीडियम में अवेलेबल मिल जाएगी, ताकि आपका जो भी मीडियम है वो यहाँ पे सेट हो सकता है। एंड साथ साथ आपकी कोर्स के अंदर 1-to-1 मेंटरशिप भी वहां पे प्रोवाइडेड होगा, जो आपकी प्रिपरेशन को और बेटर तरीके से वहां पे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा। सो बस आज ही पीडी गुरुकुल को वहां पे ज्वाइन करें, एक बार डेमो सेशंस को अटेंड करें, यू विल गेट टू नो
कि कौन से लेवल की प्रिपरेशन यहाँ से प्रोवाइड होती है। प्लस ये जो लेक्चर आपके सामने अभी चल रहा है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगी, which is also mentioned in the description box. You can go there, you can join the channel and you can download this PDF. चलिए, अगर हम इसके बारे में जाने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो एग्जैक्टली क्या है अभी न्यूज के अंदर। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो मिनिस्टरियल मीटिंग होने वाली है, दैट इज इन पेरिस, जो पेरिस के अंदर उसकी मीटिंग हुई, वहां पे उन्होंने सिग्नल दिया है कि इंडिया की जो बीड है फॉर फुल मेंबरशिप वो फाइनल स्टेज में आ चुकी है। इन शॉर्ट, इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पार्ट होने के लिए जा रहा है और उसके लिए जो भी फॉर्मेलिटीज है वो लगभग खत्म होने पे है। सो फाइनली इंडिया इज अबाउट टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ऐसा अभी रिसेंटली उनकी जो पेरिस मीटिंग वहां पे हुई, वहां पे ऐसी बात आई है। अब अगर हम इसके बारे में जाने, एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एग्जैक्टली है क्या? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स टू एंश्योर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, एक रिलायबल एनर्जी डेटा और साथ साथ सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसीज। हर एक देश को एनर्जी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, साथ साथ वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, और उसी के ऊपर काम करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज, राइट। सो बोल सकते हैं कि एनर्जी एनालिसिस के अंदर, पॉलिसी गाइडेंस के अंदर और इमरजेंसी एनर्जी कोऑपरेशन के अंदर इसका काम जो है वो इंपॉर्टेंट है। इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1974, क्योंकि 1973 के अंदर ऑयल क्राइसिस आए थे। अरब ऑयल जो है वो वहां पे ऑलमोस्ट सबके लिए थोड़ा सा अनअवेलेबल हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर थोड़े से वहां पे बैन्स लगाए थे, एम्बर्गोज वहां पे लगाए थे, और उसी के चलते 1974 के अंदर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को एस्टेब्लिश किया गया ताकि फ्यूचर में कोई भी एनर्जी क्राइसिस वहां पे ना आए। हेडक्वार्टर है उसका पेरिस के अंदर, और उसका मेन टारगेट क्या है? तो एक जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं उन्हें बोल सकते हैं कि ऑयल सप्लाई डिसरप्शन और उसके सामने मतलब रक्षा करने के लिए उनकी, और साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पे शुरू हुआ है। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो वहां पे फुल टाइम मेंबर्स में देयर आर 33 कंट्रीज। कोलंबिया वाज इंडक्टेड एज द लास्ट मेंबर, दैट इज द लेटेस्ट मेंबर इन फरवरी 2026। हिस्टोरिकली देखा जाए, कंट्री मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ओईसीडी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर आपके पास ओईसीडी की मेंबरशिप है तभी जाके आप इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मेंबर बन सकते हैं। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो 13 कंट्रीज ऐसी है जो वहां पे एसोसिएशन कंट्रीज है, जो फ्यूचर में ज्वाइन होने की जिसकी संभावनाएं वहां पे ज्यादा है। तो ये जितनी भी 13 कंट्रीज है जहां पे इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, उनके लिए वहां पे डिस्कशन का रास्ता ओपन है। सो दे आर इनवाइटेड to participate in the discussion, but they don't have any kind of decision making rights. So वहां पे आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता है। मेन फंक्शन क्या है? तो वहां पे इट मेंटेन्स अ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मैकेनिज्म, जहां पे मेंबर्स मस्ट होल्ड ऑयल स्टॉक्स इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 90 डेज ऑफ नेट इंपोर्ट। जितनी भी आपकी 90 दिनों की जो नेट इंपोर्ट्स होती है उतना आपके पास वहां पे स्टॉक वहां पे होना चाहिए। प्लस इस पब्लिशेस द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन पब्लिश कर रहा है? बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। एंड मंथली ऑयल मार्केट रिपोर्ट, कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनर्जी स्टैटिस्टिक्स। प्लस it leads the global efforts on climate change, renewables and decarbonization through the net zero by 2050 roadmap. क्रिटिकल मिनरल्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो रिसेंटली लॉन्च अ प्रोग्राम टू सिक्योर सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंडिया के साथ अगर हम बात करें तो 2017 के अंदर हम उसके एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं, और 2021 से हम उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी वहां पे है, और अक्टूबर 2023 की बात है। सो इंडिया फॉर्मली अप्लाइड फॉर अ फुल टाइम मेंबरशिप टू हैव अ सीट एट द टेबल इन द ग्लोबल एनर्जी डिसीजन मेकिंग। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या थी? ओईसीडी की हर्डल थी, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एंड हैज नो इमीडिएट प्लान्स टू ज्वाइन।
So for India to become a full-time member, the IEA, that is International Energy Agency, must amend its 1974 founding charter, जहां पे ऐसा लिखा हुआ था कि OECD का मेंबर होना कंपलसरी है। अगर वहां पे कोई चेंज होता है, अगर वो लोग ऐसा बोल देते हैं दैट इट इज नॉट कंपलसरी टू बी अ पार्ट ऑफ OECD, तब जाके इंडिया वहां पे एंटर हो सकता है। एंड मेजर मेंबर्स नाउ सपोर्ट टू रिफ्लेक्ट इंडियाज स्टेटस एज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, और इसीलिए इंडिया जो है वो भी उसका पार्ट बनने के लिए जा रहा है। उसके बाद जो अभी करंट में है वो थोड़ा सा भी न्यूज में आपने देखा भी होगा, दैट इज न्यू इंडिया, न्यू दिल्ली के अंदर एक डिक्लेरेशन हुई वहां पे, दैट इज AI इम्पैक्ट समिट 2026। तो उसके ऊपर कुछ करेंगे अपने बातें, जहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने थोड़ा सा इश्यू भी अभी रिसेंटली वहां पे क्रिएट किया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो उसके बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली ये था क्या। So the AI Impact Summit has been concluded in New Delhi with 89 countries and international organizations endorsing the New Delhi Declaration for AI. And the landmark agreement establishes a global framework for AI for all, focusing on the equitable access, ethical governance and social empowerment. अगर इस समिट के बारे में बात करें जो अभी रिसेंटली वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर हुई है, so the New Delhi Declaration is a comprehensive multi-nation consensus document which is aimed at governing the development and deployment of AI. और वहां पे मेन फिलोसॉफी क्या वहां पे लिखी हुई है, दैट इज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, दैट इज वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। लेकिन ध्यान रखना ये जो रोड मैप वहां पे है, इट्स अ नॉन बाइंडिंग रोड मैप। अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस वहां पे नहीं हो सकती है। The declaration seeks to bridge the AI divide. AI के डिवाइड को वहां पे हमें थोड़ा सा कम करना है by ensuring that foundational AI resources like computing power and data are not concentrated in the few nations. हमें इस बात को वहां पे इंश्योर करना है कि जितनी भी AI के फाउंडेशनल रिसोर्सेज है वो सिर्फ कुछ देश के अंदर वहां पे इकट्ठे नहीं हो जाने चाहिए, बट देयर शुड बी अ डेमोक्रेटाइज्ड, दे शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड। वो सारे कंट्रीज के पास अवेलेबल होने चाहिए, और उसी का एक जो डिक्लेरेशन हमने वहां पे डिक्लेयर किया है, दैट इज नोन एज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो वहां पे 7 चक्र बताया है, 7 पिलर्स की पूरी एक स्ट्रेटेजी वहां पे शोकेस की है। So 7 chakras built around the 7 pillars, including democratizing AI resources, that is the first, secure AI, human capital development, that is 3, AI for science, resilient AI, etc etc। और वहां पे ग्लोबल कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पे उसके मेन वहां पे उसके इंटीग्रेशन है, सो द लॉन्च ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स, ट्रस्टेड एआई कॉमन्स एंड एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म्स, जो एक शेयर्ड लर्निंग और इनोवेशन को वहां पे थोड़ा सा और बढ़ाएगा। अगर हम बात करें ग्लोबल एआई इंपैक्ट कॉमन्स के बारे में, तो एक वॉलेंट्री ग्लोबल प्लेटफॉर्म होगा विच इज डिजाइन्ड टू हेल्प द कंट्रीज शेयर एंड रेप्लिकेट देयर सक्सेसफुल सॉल्यूशंस। और ट्रस्टेड एआई कॉमन्स जो है वो किसके ऊपर फोकस करेगा, इट्स अ वॉलेंट्री नॉन बाइंडिंग कोलैबोरेटिव रिपोजिटरी that brings the tools of AI together, their benchmarks, their technical resources and the best practices. So that is all about this summit, that is all about this दिल्ली वाली summit जो अभी recently news के अंदर थोड़ी सी ज्यादा है। And the last topic is about Galapagos giant tortoise reintroduction। और अभी ये प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी न्यूज में क्या है, द गैलापागोस नेशनल पार्क हैज रिलीज्ड 158 हाइब्रिड जायंट टॉर्टोइस। कहां पे इन सबको रिलीज किया गया है, टू फ्लोरेना आइलैंड। फ्लोरेना आइलैंड के ऊपर उसकी डेलिकेट इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए हमारे गैलापागोस नेशनल पार्क ने 158 हाइब्रिड जायंट टॉर्टोइस को रिलीज किया है। This juvenile tortoise carries significant DNA from Chelonoides niger, which is a species that had been considered extinct for 150 years. ये जो tortoise है वो Chelonoides niger
के डीएनए वहां पे उसके अंदर है। और ये जो चैलोनोइड्स नाइजर वाली स्पीसीज है वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 साल से वो एक्सटिंक्ट है। ऐसे 158 जायंट टॉर्टोइज को हमने रिसेंटली वहां पे रिलीज किया हुआ है। अगर हम बात करें गैलापागोस, सो गैलापागोस जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, किस तरीके से है? इट इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉल्केनिक archaeology consisting of 19 main islands as well as over 100 islets. कहाँ पे है? It is situated in the Pacific Ocean, approximately 1000 kilometers west of Cudorian coast. अगर हम उसके जियोलॉजिकल ओरिजिन्स की बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय वॉल्केनिक एक्टिविटीज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स। 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से इस आइलैंड की हुई थी शुरुआत। कौन सी 3 प्लेट्स? दैट इज नास्का, कोकोस एज वेल एज पैसिफिक। और बोल सकते हैं कि इवोल्यूशनरी हब है ये पूरा। इट इज नोन एज अ लिविंग म्यूजियम ऑफ इवोल्यूशन। इट फेमसली इंस्पायर्ड चार्ल्स डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एंडेमिक स्पीसीज वहां पे बहुत ही ज्यादा है और यूनेस्को ने उसे हेरिटेज के तौर पे वहां पे डिक्लेयर किया है एज अ नेचुरल हेरिटेज साइट फ्रॉम द ईयर 1978। और अगर हम हाइब्रिड जायंट टॉर्टोइज की अगर हम बात करें, सो दीज आर द टॉर्टोइज विद मिक्स एंसेस्ट्री। व्हाइल द ओरिजिनल फ्लोरेना स्पीसीज was hunted to extinction by mid 19th century, scientists discovered this hybrid descendants of on Wolf volcano which is in Isabel Island। तो वहां से वाली चीजें हमें मिली है उनकी। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ के अंदर उन्हें एक्सटिंक्ट ही माना जाया है। और अगर कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें, द जिनस Chelonoids as a whole is generally classified as endangered or critically endangered by the IUCN। और बाकी सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने यहाँ पे है। नो डाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये पता होना चाहिए कि जो गैलापागोस जो है वो एक्जेक्टली कहाँ पे है। सो इट इज इन द पैसिफिक ओशन और वहां पे जायंट टॉर्टोइज को भी वहां पे रिलीज किया गया है अप्रोक्सीमेटली 158 टू रिस्टोर द इकोसिस्टम ऑफ फ्लोरेन आइलैंड। तो इसी के साथ आज के वाला जो टॉपिक है उसे भी यहाँ पे करते हैं और आज का हमारा जो डेली करंट अफेयर का जो लेक्चर है उसे भी यहीं पे एंड करेंगे और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार कल मिलते हैं। लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक का है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।